अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आपके हमारे जाने पहचाने आलोक राजन ने। बहुत शुक्रिया आलोक कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आजू जी, इनवाइट करने के लिए मुझे। बहुत शुक्रिया। और आज एक तो बात हम आपसे ये पूछेंगे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते 4 दिन पहले, उनकी गवर्नमेंट भी जा रही है, अचानक से उन्होंने ये कह दिया कि जी भारत के साथ बात करना चाहते हैं, भारत के साथ बात होनी चाहिए। उस पर भी हम आपसे पूछेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने ये बात एकदम अपने जाने से 2 दिन पहले क्यों की है। और साथ साथ आपके यहाँ एक हंगामा है, मुसलसल चलते आ रहे हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, और अभी फिर हिंदू मुस्लिम फसादात जो है वो हम देख रहे हैं। तो उसकी क्या वजह है? क्या इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से इस किस्म की चीजें देखने को मिल रही हैं, या ये रूटीन में वैसे भी होता रहता है और हमें पता नहीं लगता? जी जी, तो सबसे पहले हम शहबाज शरीफ की बात कर लेते हैं। इस पे मैं बताऊंगा कि इलेक्शन तो खैर इलेक्शन आ ही रहे हैं, इलेक्शन से पहले थोड़ी बहुत चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन ये जो मेवात वाली बात है ये थोड़ी पुरानी बात है, तो मैं आपको इसके पीछे की थोड़ी कहानी भी समझाऊंगा। लेकिन पहले आते हैं जी शहबाज शरीफ साहब पर, क्योंकि वो उन्होंने ज्यादा बड़ी बात कही है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, आपको याद होगा कि शायद 6 महीने पहले ही उन्होंने अल अरबिया पर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी ये बात कही थी कि भाई हम बातचीत करेंगे और भारत के साथ जो लड़ाइयां हमारी हुई है उससे हमने सबक सीखा है और हम बातचीत करेंगे, जरूर करेंगे, शांति से रहना चाहते हैं हम, और हम कश्मीर मुद्दे पर भी बातचीत को तैयार हैं। और एक बार फिर से ये उन्होंने कहा, तो मैं एक बार जरा वो पढ़ के समझा देता हूं कि एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जी हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, हमें अपना ख्याल रखना है, हमें अपने देश का निर्माण करना है, यहां तक कि पड़ोसी के साथ भी हम उनसे बात करने को तैयार हैं। पड़ोसी, ध्यान दीजिएगा, बशर्ते पड़ोसी टेबल पर गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए गंभीर हो, क्योंकि युद्ध अब कोई विकल्प नहीं है। तो आरजू जी, पहली बात कि किस पड़ोसी से बात करेंगे, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन तो शायद आपकी अफगानिस्तान की तरफ से उस वाले बॉर्डर पे ज्यादा है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को बातचीत करने की ये बात कहनी थी तो नाम ले लेते भाई। इंडिया का नाम लेने में कोई शर्म तो नहीं आनी चाहिए भाई की बातचीत में। लेकिन थोड़ी सी मुझे हैरानी हुई कि भाई नाम नहीं लिया। चलिए, अगर भारत की तरफ से नाम नहीं लिया जाता है तो हुआ तो होता है कि चलो इग्नोर कर रहा है भारत और हमें उस लीग में नहीं समझता। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की जरूरत है, अभी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है कि उनको नाम लेने में कोई हिचक नहीं आनी चाहिए थी भारत के साथ। तो पहली बात कि मुझे आप ये बताइए कि क्या वाकई वो भारत के साथ ही बातचीत करने की बात कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल मुझे लग रहा है भारत की ही बात कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान में उस तरह की बात कर नहीं सकते। वहां आपको पता है किस किस्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए वहां वो इस किस्म की बातें नहीं करते। चलिए, भारत के साथ बातचीत की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बताइए कि भारत के साथ बातचीत मतलब कैसे होगी? शहबाज शरीफ बात कर लेंगे, उससे बात हो जाएगी, या उसमें सेना की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, या उसमें एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट होगी? क्योंकि सबसे बड़ा जो संकट है ना, अगर भारत के लिहाज से मैं बात करूं तो भारत किससे बात करे? आपके यहाँ गवर्नमेंट टिकती नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि 4 दिन में उनकी गवर्नमेंट चली भी जानी है। तो अब बताइए कि भारत किससे बात करेगा? उस गवर्नमेंट से जो 4 महीने, कभी 2.5 साल, कभी 3 साल चलती है। मतलब कि पॉलिटिकल लीडरशिप से कैसे बात करें, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप में। अगर हम आते हैं आर्मी से बात करने में, तो आर्मी में भी खींचतान है भाई। जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चाहती है, जैसे इमरान खान चाहते थे कि भाई सब कुछ मैं ही करूंगा और सब कुछ ही होगा। उन्होंने एकदम खुला फ्रंट ले लिया जी, आर्मी और ये और वो। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना आपके पास, जो आपकी अलीट जो ग्रुप है, जिसका कब्जा है, कि हम बात किससे करें। तो ये क्लियर करना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से कि भाई भारत अगर बात करना चाहता है तो किससे बात करे, और वो बात क्यों करे। कि क्या वो बात अगर आगे चली, मान लीजिए शहबाज से बात हो जाती है, उनसे बात हो जाती है, तो क्या जो बातचीत हुई है आगे आने वाली लीडरशिप उस पर कायम रहेगी, या ऐसा तो नहीं है कि जो मिलिट्री लीडरशिप है आपकी वो उसको नकार दे, जीरो कर दे, कि नल अवॉइड कर दे कि नहीं भैया आपसे बात हुई है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कंट्रोल तो जी हमारा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से ये क्लियर किया जाए कि ऑथोरिटी किसकी है, तो उस ऑथोरिटी से भारत बात कर सकता है। दूसरी बात आते हैं कि बात क्यों करना चाहते हैं शहबाज शरीफ, ये सवाल भी बड़ा अहम है। देखिए, अभी हम सबने देखा कि आईएमएफ से जो
पहली किश्त मिलनी थी, शायद $7 बिलियन की टोटल डील थी, उसमें से $3 बिलियन मिले हैं। उस $3 बिलियन के लिए आईएमएफ ने नाको चने चबवा दिए। और अभी अभी उसकी एक और शर्त पूरी हुई है कि भाई 19-20 रुपए पेट्रोल बढ़ गया ना आपके यहाँ कल परसों में। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, 20 तो रुपए। अभी ये है, और ये भी बताया जा रहा है कि अगस्त में एक बार फिर से 12 या 13 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ने वाला है फिर से। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। अब सवाल ये है कि शहबाज शरीफ बात क्यों करना चाहते हैं? तो जी बात इसलिए करना चाहते हैं कि अब उन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है, क्योंकि उन्हें पता है कि खजाने में पैसे नहीं हैं, और जितने पैसे अभी मिले हैं, चाहे वो चीन की तरफ से मिले $700 मिलियन हों या आईएमएफ की तरफ से मिले $3.2 मिलियन हों, उससे काम चलने वाला नहीं है। उससे आप अपनी इंपोर्ट्स या अपने देश की जो जरूरतें हैं आपकी, वो शायद पहले 4 हफ्ते की थी, अब शायद वो करके आप मान लीजिए कि 8 हफ्ते या 10 हफ्ते या 12 हफ्ते कर सकते हैं आप। लेकिन जरूरत उसके बाद भी पड़ने वाली है। तो ये जो सारी पोस्चरिंग की जा रही है कि जी हम अपने नेबर के साथ पीस चाहते हैं, जी हम बातचीत करने को तैयार हैं, ये सारी पोस्चरिंग इसलिए की जा रही है कि उनको जहां से लोन मिल सकते हैं वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आरजू जी आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि आईएमएफ से अगर पैसे मिले हैं उसके पीछे भी इंडिया है, इंडिया की जो क्या कहें से है। नहीं तो अगर इंडिया चाह दे तो पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या एडीबी से, नहीं मिलेंगे। लेकिन डिले करवा सकते हैं, रोक नहीं करवा सकते, डिले बिल्कुल करवा सकते हैं। चलिए मान लीजिए डिले ही करवा सकता है, अभी भी डिले हुआ, लेकिन क्या वो डिले भी सहने के लिए आपका देश तैयार है? नहीं है, क्योंकि आपके पास रिजर्व नहीं है, आपको जरूरत है इस वक्त। तो इसलिए ये पोस्चरिंग की जा रही है कि जी हम तो अच्छे संबंध चाहते हैं। देखिए हमने आतंकियों पर कार्रवाई भी की है, हमने साजिद मीर को भी पकड़ा, हमने ये भी किया, हम एफएटीएफ की सारी हमने शर्तें मानी जिसकी वजह से हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल गए, अब हम संबंध अच्छे करने की बात कर रहे हैं। इट मींस कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, प्लीज हमारी बात सुनी जाए, हमारी मदद की जाए। तो ये सबसे बड़ी वजह है शहबाज शरीफ साहब के बातचीत का न्योता 6 महीने में दोबारा देने के लिए कि जी पैसे चाहिए। लेकिन आलोक जी एक बात और है, ये कब तक ऐसे लड़ लड़के या एक दूसरे के साथ कोल्ड शोल्डर देकर एक साथ रहा जा सकता है? क्योंकि साथ तो हम हैं, ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान या भारत उठा के जमीन कहीं और ले जाएं। तो क्यों ना हम जैसे कहा जा रहा है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बातचीत की जाए। खैर वो नहीं होंगे, कोई और लीडर आ गया होगा उनकी सीट पे, लेकिन कोई तो होगा। नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत की बात की, लेकिन उसके साथ उन्होंने इस बात की भी धमकी दी डायरेक्टली कि हम न्यूक्लियर पावर है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर कोई मान लीजिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो जाता है या न्यूक्लियर कुछ हो जाता है, तो ये बताने के लिए जिंदा कौन रहेगा कि हुआ क्या था, इसलिए युद्ध कोई विकल्प नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप शांति की बात करना चाहते हैं भारत से, आप भारत से बातचीत करना चाहते हैं, ये क्या तुक है कि आपको न्यूक्लियर वॉर की याद दिलानी पड़ी, आपको ये बताना पड़ा कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं हमारे, ये कोई तुक है क्या? आप न्यूक्लियर वॉर की धमकी देकर आप हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि जी आप हमसे बातचीत करो, नहीं तो अगर लड़ाई करोगे और ये करोगे तो अगली बार हम जी है हम तो शुरू कर देंगे न्यूक्लियर वॉर। न्यूक्लियर वॉर शुरू करेंगे। अच्छा इसी बीच में आपको याद दिला दूं, सिपरी की रिपोर्ट है, अभी पिछले साल इसी साल आई है जून में। पिछले साल आपके यहाँ शायद 5 नए न्यूक्लियर वॉर हेड्स आपके आर्सेनल में ऐड हो गए। ऐसा नहीं है, भारत ने भी 4 या 5 नए वॉर हेड्स बनाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जहां पे आप अमन की बात करना चाहते हैं, जहां पे आप शांति चाहते हैं पड़ोसी देश के साथ, आप वहां पर न्यूक्लियर वॉर का जिक्र क्यों किया आपने? क्या तुक समझ में नहीं आई मुझे कि जब आपको बातचीत करनी है तो आप बात करिए, आप डेवलपमेंट की बात करिए, आप साथ मिलकर बात करिए, आप कहिए कि जी कश्मीर पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर की बात कहां से आ गई कि जी अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो कोई बताने के लिए जिंदा नहीं बचेगा? तो ये कोई तुक समझ में नहीं आई। और ये बातचीत का ये तरीका नहीं होता कि आप एक हाथ में न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें और दूसरे हाथ में आप बातचीत की बात करें। लेकिन पाकिस्तान के तो ये पहले मिनिस्टर नहीं है या पहले पॉलिटिशियन नहीं है जिन्होंने इस किस्म की बात की। इससे पहले आप जानते हैं शेख रशीद और हर कोई हमारे जो भी उठा लें, चाहे ख्वाजा आसिफ को ले लीजिए, किसी को भी, सब यही बात किया करते हैं। हर एक ये जरूर याद दिलाता है जैसे दुनिया भूल गई है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं। तो इनकी बात, इस बात को, न्यूक्लियर एसेट्स वाली बात को क्या, या न्यूक्लियर वॉर की बात को क्या इतना सीरियसली लेने की जरूरत है? क्योंकि सब जानते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं जरूरत है। होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या सब जानते थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हो जाएगी? क्या सब जानते थे? नहीं जानते थे ना। क्या जानते थे कि बेनजीर भुट्टो को मार दिया जाएगा अटैक करके? नहीं जानते थे। देखिए
किसी भी कू के पहले पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होता था कि कू होने वाला है, लेकिन हुआ। हम्म, 99 वॉर हुई हमारी करगिल की, क्या पहले से किसी को पता था कि वॉर होने वाली? नहीं पता था। और ये सारे कदम पाकिस्तान की तरफ से उठाए गए। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये है कि हम भरोसा कैसे करें? भरोसा करने वाले जो संकेत आपको देने चाहिए वो संकेत आपकी तरफ से नहीं आते हैं। अगर आप न्यूक्लियर वॉर की बात करोगे जहां पे हम शांति की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे भरोसा करें? अगर अगर आप इतने ही सीरियस हैं बातचीत करने के लिए, तो आपको न्यूक्लियर वॉर की बातचीत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को ये पता है कि हमारी जो पॉलिसी रही है अब तक वो नो फर्स्ट यूज की रही है। तो जब हम अटैक पहला न्यूक्लियर वॉर नहीं करेंगे, ये सबको दुनिया को पता है, तो आपको क्यों लगता है कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी? यानी कि आप हम पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे और फिर हम रिटेलिएशन में हम भी न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो अगर आपकी सोच ऐसी है, फिर तो बातचीत नहीं हो सकती, फिर तो भारत कभी भरोसा नहीं करेगा आप। और शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे लगता है कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए थी कि अगर सब पता है कि शुरू से जब से एटॉमिक पावर हासिल की है पाकिस्तान ने, वो भी चाइना से मिली, अपने आप हासिल नहीं कर ली, चाइना से मिली, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप सीरियस हो रहे हैं, आप वाकई चाहते हैं भारत से अच्छे संबंध करना, आप चाहते हैं कि आप भी शांति से रहें, भारत भी शांति से रहे, तो ये ट्रिक बहुत पुरानी हो गई है, आउट ऑफ फैशन हो गई है कि जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इसकी याद आपको बार बार दिलानी पड़े। हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स है पाकिस्तान के पास, लेकिन जब बातचीत की तैयारी होगी, जब प्लेटफॉर्म बातचीत के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसमें ये जिक्र करना बेवकूफी है कि हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, और ये बताना कि जिंदा कौन बचेगा, ये बहुत, मतलब मैं कहूं कि बचकाना टाइप का बयान था। लेकिन आलोक, एक ऐसी कंट्री जो अपनी मर्जी से ना तो आर्मी चीफ रख सकती है, ना अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर रख सकती है, जब जब आर्मी चीफ नया आना होता है, आप देखते हैं कि एक दौड़ लगी होती है, अमेरिका जाके पूछा जा रहा होता है जी किसको लाएं किसको ना लाएं। सऊदी अरब अलग नखरे दिखा रहा होता है। आप जानते हैं जिस वक्त आर्मी चीफ हैं, उनके जो पेपर्स थे उस पर साइन नहीं किया जा रहा था, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं शिया तो नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को नहीं पसंद है। और उनकी पूरी फैमिली डाटा जो है वो लीक किया गया। और प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरीके से रखे जाते हैं और इसी तरीके से हटाए जाते हैं, चाहे वो चाइना कहे या अमेरिका कहे। तो वो न्यूक्लियर एसेट्स अपनी मर्जी से कैसे इस्तेमाल कर लेंगे? कंट्रोल तो न्यूक्लियर एसेट्स का मुझे लगता है कि अभी तक तो आपके पास ही होना चाहिए, अभी तक शायद अमेरिका या चीन के पास नहीं होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। अमेरिका, चाइना तो नहीं, लेकिन अमेरिका मुझे लगता है कि कंट्रोल करता है। आई डोंट नो जी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि उनसे पूछे बिना नहीं करेंगे। लेकिन जब अगर ये भी बात पता है, मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि अगर मुझे आपसे बातचीत करनी है, तो मैं आपको धमकाने वाले अंदाज में क्यों दिखाऊंगा कि मेरे पास फला हथियार पड़ा है? मैं फिर से उसी पॉइंट पे वापस आता हूं, क्यों धमकाऊंगा? मैं तो बात करूंगा कि जी देखिए, हम शहबाज शरीफ ने ये बात कही ना कि भाई हम जब लड़ाई लड़े तो हम एजुकेशन में पीछे हट गए, हम डेवलपमेंट में पीछे हट गए, हम इंफ्रा में पीछे रह गए, हमें इन सब पर काम करना है। तो आप सिर्फ इन्हीं को लेके इन्हीं सेक्टर्स में बात करते तो एक थोड़ा संदेश आता कि नहीं, पाकिस्तान लगता है कि इस बार सीरियस है, वो बातचीत करना चाहता है। देखिए, पड़ोसी के साथ कौन लड़ाई मोल करके रहना चाहता है? हम भी नहीं चाहते, क्योंकि ना उसमें आपका भला है ना हमारा भला है, हमारा भी पैसा लग रहा है, हमारा भी टाइम लग रहा है, टेंशन अलग बनी हुई है। लेकिन अगर आपकी तरफ से संकेत नहीं मिलेंगे अच्छे, तो ये तनाव बढ़ता रहेगा, ये आगे भी जारी रहेगा। और अमेरिकी एंगल की आपने बात की है, तो मुझे याद है कि शायद अभी हाल फिलहाल में, कल भी शायद विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उनका बयान आया कि भाई डायरेक्ट बातचीत करनी चाहिए, भारत और पाकिस्तान के नेताओं के बीच में बातचीत होनी चाहिए। और इससे पहले शायद मार्च में भी जब नेड प्राइस थे, आई थिंक स्पोक पर्सन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के, तो उन्होंने भी ये बात की, उन्होंने तो डायरेक्टली ये कह दिया था कि जी हम मध्यस्थता कर सकते हैं दोनों देशों के बीच बातचीत में। तो खैर, मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका थोड़ा घुसना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बायलैटरल बातचीत होनी चाहिए। दोनों देशों की अपनी सॉवरेनिटी है और अपनी शर्तों पे बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और जिसमें दोनों देशों का भला हो उस हिसाब से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मैं फिर माफी के साथ कहूंगा कि जो संकेत दिए गए हैं वो भरोसे लायक नहीं। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, आपको पूरा राइट है कि आप अपना ओपिनियन रखें और जो आपको लगता है बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भारत की तरफ देखें तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी, कोई आपको डिक्टेशन नहीं दे सकता, ये जहां तक हमें मालूम है।
अब लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन भी आने वाले हैं, लेकिन मुल्क के अंदर जो है वो अजीब किस्म का हंगामा रहता है। कभी हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं, कभी पता नहीं खालिस्तान उठ जाता है। खैर खालिस्तान का तो सेहरा आप हमारे सर बांध देते हैं, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो क्यों है और कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? बड़ी डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोस आती हैं और अजीब अजीब किस्म की बातें जो है वो वहाँ के मुस्लिम्स जो हैं वो कर रहे हैं। जो मैंने अभी तक जो वीडियोस देखी, मैंने किसी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई हिंदू धमकी दे रहे हो, लेकिन मुस्लिम्स दे रहे हैं। ये माहौल क्यों क्यों और कैसे क्रिएट हो जाता है? अच्छा, आपने बात कही कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है। देखिए, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं, शायद दुनिया में जितने भी रिलीजन है सब हमारे यहाँ हैं। आपका देश तो 22 करोड़ है। अभी जो 5-7 दिन पहले हुआ, जिसमें 50-55 लोग मारे गए, JUIF वाले थे शायद, फजलुर रहमान वाले, जी जी तो उसमें मारे गए। अब मैं ये सवाल आपसे पूछूं कि आपके यहाँ ऐसा क्यों हुआ, क्या कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं क्या आप? जाहिर सी नहीं, बात है कि हमारे तो रोग देखे ना एलिमेंट्स केपी हैं। के, हमारे यहाँ तो मैं केपी बिल्कुल के ये साइड कहता है ना, हूँ वो कि सेंसिटिव एरिया है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं मानता हूँ, रोग एलिमेंट्स हर जगह होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं। आप चाहे खालिस्तानियों की बात करते हैं, चाहे आप मणिपुर में अभी जो हुआ देखिए क्या हुआ, उसमें चाइना का एंगल भी आ रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इतने बड़े देश को संभालने की कोशिश नहीं की जा रही है, या जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसे डिनाई कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, अगर हिंदू मुसलमान में मेवात में प्रॉब्लम हुई है तो हुई है, लेकिन एक चीज अब आपको गौर करनी पड़ेगी। पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट, पता नहीं आपको कितना अंदाजा होगा पीएफआई के बारे में, लेकिन पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हमने बैन लगाया है, उसके कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और ये भयंकर रेडिकलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और जाहिर सी बात है कि जो हमारा मुस्लिम समुदाय है, उनमें से कई लोग, वर्ग उससे संबंधित हैं, उस आइडियोलॉजी से संबंधित है जो इस भारत को, सेकुलर कंट्री को, वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये क्लियर है, इसमें किसी को नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो छोटी छोटी चीजें ढूंढते हैं। अब जो अभी मेवात वाला मामला हुआ, मेवात वाले मामले में क्या हुआ भाई, हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, और जिस तरह से उनकी रैली पर या उनके जुलूस पर अटैक किया गया, ये प्लान्ड अटैक था। मतलब पहले से सारी तैयारी थी। उसके 1-2 दिन पहले के मैं आपको वीडियोस भेज दूंगा, जिसमें जो मेवाती मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, इन लोग को अंदाजा नहीं है, हम तो सबक सिखा देंगे। अब सोचिए कि ये चीजें प्लान्ड वे में हुई, और अगर इंडिविजुअल 2-4, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग अगर कोई चीज प्लान करते हैं, तो आप बताइए पुलिस हर किसी के पीछे तो नहीं जा सकती ना, हर किसी के पीछे नहीं जा सकती। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल। जब एक तरफ से कुछ होगा तो दूसरी तरफ से भी उसका रिटेलिएशन आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और ये उसी का नतीजा हुआ है। माहौल चार्ज अप था, कुछ कुछ दिक्कतें थी। इसके और थोड़ा समय अगर पीछे ले जाऊं आपको मेवात वाले में, तो ये जो प्रोसेशन हुआ, जो ये हिंदू रैली निकली, जुलूस निकला, इसके पीछे ये है कि जो मेवात का पूरा इलाका है वो बड़ा प्राचीन इलाका है। वहां पर कई हजारों साल पुराने मंदिर हैं, शिवलिंग हैं, जिनकी पूजा की जाती है। तो पिछले 4-5 साल से लोगों की संख्या बढ़ रही थी लगातार, अलग अलग इलाकों में जाकर पूजा करने की। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि जो इलाका है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, आप समझ रही हैं, मतलब जी। वहां पे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है। तो ये धीरे बिल्कुल। धीरे 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 जो जो रोग एलिमेंट्स थे, उन्होंने इस चीज को आग लगानी शुरू की कि देखो ये तो हमारा इलाका है, इसमें तो हिंदू आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपको पता ही है कि एक बार जब धीरे से चिंगारी भड़कती है तो वो फिर फैलती जाती है, फैलती जाती है, और उसी का नतीजा हुआ कि ये हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो हुआ है, इसके पीछे के सारे लोगों को, कई लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, और बख्शा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा देश सेकुलर है, और कोई भी इस सेकुलरिज्म को तोड़ने की कोशिश करेगा, वो चाहे किसी भी पक्ष का, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और वैसे भी जो क्लिप्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरह के फुटेजेस हैं, वो देखकर उनको पकड़ा जा सकता है आसानी से। सबके चेहरे जो हैं वो एकदम क्लियर हैं। और वैसे तो खैर मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बैठ के बात कर रही हूँ, लेकिन आप बिलीव करें आज मैंने बाकायदा दुआ की है कि वहां पे अमन हो जाए भारत में, क्योंकि वो देख कर टेंशन होती है। जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं वो देख के बहुत बुरा लगता है कि किस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर, यानी एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें कुछ मुस्लिम थे और कोई गिरा हुआ था रोड के ऊपर, आई डोंट नो हिंदू थे क्रिश्चियन थे क्या थे, उनके ऊपर पत्थर मारा जा रहा था। इतना सख्त दिल जो है वो होना, हैरत होती है मुझे। थैंक यू सो मच अलोक, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू सो थैंक मच यू। अलती, थैंक यू। थैंक यू।